जय हिंद दोस्तों, आप सबको होली की बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। और आज इस होली के अवसर पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीमिक्स पे। आज ये वीडियो लाइव फॉर्मेट में नहीं रहेगा क्योंकि होली है तो छुट्टी है, तो उसको पहले से ही हमने रिकॉर्ड किया था, प्री शेड्यूल्ड है। बाकी क्योंकि होली है तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जैसे आपने हमारे बाकी वीडियोस में भी सुना ही होगा। तो दोस्तों, इस होली के मौके पे हम आपके साथ एक आपको तोहफा देना चाहते हैं। वो ये है कि हमारे सभी कोर्सेज पे फ्लैट 15% ऑफ रहेगा। कूपन कोड होली 15 को अप्लाई करें और आपको हमारे सारे के सारे कोर्सेज, जनरल स्टडीज के कोर्सेज हो, सोशियोलॉजी हो, PSIR हो, टेस्ट सीरीज हो, सब पे आपको 15% ऑफ एडिशनल मिलेगा। नाउ पहले हम अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं, वही 5 सवाल और 10 मार्क्स की गेम को। अब यहां पे पहले आप सवाल को नजर मारें, बाद में हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, जैसे एक्सरसाइज हमारी डेली रहती है। यहां पे इस क्वेश्चन में मैंने आपसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बारे पूछा है, MSC के बारे पूछा है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें, पूछा क्या जा रहा है, इसमें से करेक्ट कौन सी है। तो 59th म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ये 17 फेब से लेकर 19 फेब में हुई थी जर्मनी में, म्यूनिक में। क्या ये सही है? MSC में यानी कि इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में काफ़ी ऐसे चैलेंजेस को एड्रेस करा गया है, साइबर सिक्योरिटी, टेररिस्ट एक्टिविटीज, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। क्या ये सही है? और थर्ड स्टेटमेंट कि ये जो फोरम है ये ऑफर करता है फॉर द हेड्स ऑफ द स्टेट्स टू एड्रेस टुगेदर इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मैटर्स। तो अभी तक आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा, आपको क्या सही आंसर लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिखते रहिए। और हाँ, अगर आपने कोई कॉपी बनाई हुई है तो कॉपी में भी नोट करते रहें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो व्हाट आई वुड वांट इज कि आपका कितना सही स्कोर बना है 10 मार्क्स में से, अलॉन्ग विद द नेगेटिव मार्किंग, वो आपने जरूर बताना है। देखिए, अब इसका जो सही आंसर है इसमें 1 और 2 है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो पार्शली करेक्ट है, पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, बिकॉज ये जो फोरम है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का, म्यूनिक एक जगह है जर्मनी में बाय द वे, तो ये फोरम है जहां पे केवल हेड्स ऑफ द स्टेट्स नहीं, और लोग भी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, बिजनेस एंटरप्राइजेस, इस सेक्टर के लोग भी इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आते हैं भागीदारी के साथ और हिस्सा लेते हैं। अब आपको ये पता हो, अब ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो भी इस साल हुआ है फरवरी में, ऑन द साइडलाइंस ऑफ दिस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस वो जॉर्ज सोरोस वाली कंट्रोवर्सी चली थी, जो जॉर्ज सोरोस ने कमेंट किया था कि अदानी के इशू के कारण, हाइडेनबर्ग रिपोर्ट के कारण भारत की इकॉनमी बहुत वीक बनने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पकड़ है भारतीय इकॉनमी के ऊपर बहुत वीक होने वाली है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जॉर्ज सोरोस की जो कंट्रोवर्सी हुई थी इस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हुई थी। आपको ये पता हो कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 59th एडिशन था। इसका पहला एडिशन 1963 में हुआ था ऑन द साइडलाइंस ऑफ द कोल्ड वॉर। और आपको यह भी पता हो कि इस बारी रशिया को इनवाइट नहीं करा इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। तो इसकी शुरुआत किसने करी थी? एक जर्मन डिप्लोमेट थे, इनका नाम था एवल्ड हेनरिक वॉन क्लाइस्ट। इन्होंने पहली म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी 1963 में, और ये हर साल होती है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज यहां पे डिस्कस होते हैं। एट द हाइट ऑफ कोल्ड वॉर, तो 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जिसके चलते ऐसा लगता था कि कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है अमेरिका और USSR के बीच में, और अगर ये लड़ाई होती उस वक्त तो न्यूक्लियर वॉर होता। तो उस लड़ाई को रोकने के लिए, कोल्ड वॉर के टेंशंस को डीएस्केलेट करने के लिए ये आइडिया था म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का। तो मुद्दा क्या रहता है कि हर साल प्रेसिंग सिक्योरिटी इश्यूज जो भी रहेंगे उसके ऊपर बातचीत की जाएगी, और अगर हो सके तो एमिकेबली, पीसफुली उन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है। अब ऑब्वियसली अभी इस साल की जो मीटिंग थी, इस सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू तो ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन की वॉर का रहा था, और कोशिश करी गई थी कि कैसे ये जो वॉर है इसको डीएस्केलेट किया जा सके, कैसे रशिया को, हालांकि रशिया को इनवाइट नहीं किया इस कॉन्फ्रेंस में, बट कोशिश थी कि कैसे रशिया को डायलॉग टेबल पे लेके आया जा सके, और कैसे इस युद्ध को, जो कि 1 साल से ऊपर हो चुका है रशिया यूक्रेन का, इसको कैसे अब खत्म किया जा सकता है। इन द पास्ट म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज को रेस करा गया है, चाहे वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, साइबर टेररिज्म हो, और ये प्रीमियर फोरम बना है फॉर पॉलिसी मेकर्स, ताकि वो इश्यूज को एक कॉर्डियल माहौल में बातचीत के जरिए शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बात आपको पता हो कि इस फोरम में केवल हेड्स ऑफ द स्टेट्स नहीं होते हैं, यहां पे डिप्लोमैट्स भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, डिसीजन मेकर्स भी होते हैं, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट भी होते हैं, NGOs भी होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, अकेडमिया से लोग इन्वॉल्व होते हैं। सभी की कोशिश होती है कि कैसे ये सब लोग एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन सकते हैं एज फार एज ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी इज कंसर्न। नाउ अगले क्वेश्चन को नजर मारते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कम्स अंडर द परव्यू ऑफ UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ECOSOC। तो ये 4 बॉडीज आपके सामने हैं, आपने करेक्ट आंसर बताना है। सो क्या लग रहा है करेक्ट आंसर? देखिए, आप
पॉज करें, देखें तो दोस्तों तीनों ही या रादर चारों ही, सॉरी यहाँ पे मेरे ऑप्शन 1 2 3 4 का नहीं था, इसमें चारों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो यूएन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है ये इस्टेब्लिश करा गया था बाय द यूएन चार्टर इन 1945। तो ये प्रिंसिपल बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशंस ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज। तो जो भी ऐसे डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, इन सब इशू से पर्टिनेंट जो भी पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होनी है, पॉलिसी रिव्यू होनी है ग्लोबल लेवल पे, तो वो ये बॉडी करती है, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। मैं बहुत जल्द एक वीडियो भी जरूर बनाऊंगा यूएन और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का, उससे आपको और क्लैरिटी भी आ पाएगी। बहरहाल आपको ये पता हो कि इसमें 54 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं बाय द यूएनजीए। ये यूएन का सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जहां पे इश्यूज के ऊपर, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर रिफ्लेक्ट किया जाता है और इनोवेटिव जरिए से, इनोवेटिव थिंकिंग से एक्सप्लोर किया जाता है कि कैसे इन इश्यूज के ऊपर और ज्यादा हम काम कर सकते हैं, कैसे सोल्यूशंस आ सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं अंडर द परव्यू ऑफ ECOSOC, तो ये सारी बॉडीज हैं ILO, FAO, यूनेस्को, WHO, ब्रेटन वुड ट्विंस यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ। तो ये सब बॉडीज हैं जो कि इस यूएन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के अंडर आती हैं। ऑप्शंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, बट आपको एक्सप्लेनेशन से समझ आ जाएगा कि जो सारी बॉडीज मेंशन थी क्वेश्चन में वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ECOSOC के अंदर आती हैं। ना अगला क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है, यहां पे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग I4F। तो इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल, सो दोस्तों अगेन यहाँ पे थोड़ा एरर है, ये थर्ड क्वेश्चन है, बेग योर पार्डन। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपसे I4F के बारे में पूछा गया है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपने बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल फंड को I4F कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इट इज अ फंड फॉर कोऑपरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड द इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इजराइल। और इसका जो मेन मोटिव है दैट इज टू प्रमोट, फैसिलिटेट एंड सपोर्ट जॉइंट इंडस्ट्रियल R&D प्रोजेक्ट्स बिटवीन कंपनीज फ्रॉम इंडिया एंड इजराइल ऑफ कोर्स, ताकि जो चैलेंजेस हैं फोकस सेक्टर्स के ऊपर उसके ऊपर एम्फसाइज किया जा सके। आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पढ़ने से तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट लग रहे हैं क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट, इसमें से कोई इनकरेक्ट है ही नहीं। अब आइए, अब देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो आने वाले, जो आपने 2 क्वेश्चंस देखे हैं और जो भी इस क्वेश्चन के बाद आप 2 क्वेश्चन देखेंगे, ये सभी करंट अफेयर्स के थीम पे ही मैंने डिस्कस करे हैं। करंट अफेयर्स दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कॉम्पोनेंट बनता है IR का, बिकॉज अनलाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, IR में स्टैटिक पार्ट बहुत कम है। हर सारा का सारा जो कंटेंट IR में आता है वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। और ये सारे के सारे जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड जो थीम है IR में, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हम अपने IR के क्रैश कोर्स में डिस्कस करेंगे, जो कि 10th अप्रैल से शुरू हो रहा है। बिटवीन 10th of April to 16th of April हमारा IR का क्रैश कोर्स रहेगा। तो यहां पे इस तरह के टॉपिक्स को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया जाएगा। बहरहाल, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, all the statements are correct, none of them is incorrect। अब वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन, यहां पे इंडिया इजराइल के रिलेशंस को हम पढ़ते हैं, है ना। इंडिया इजराइल के रिलेशंस में हम ये बात भी पढ़ते हैं कि दोनों देश FTA की पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो आइए I4F के बारे में पढ़ें। अब देखिए I4F डेफिनेटली जो आपको मैंने बताया, ये जो फंड है ये भारत सरकार और इजराइल की सरकार के बीच में है, यानी कि ये फंड है विच इज फॉर कोऑपरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इजराइल गवर्नमेंट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। अब इस फंड में इनोवेशन की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। अभी रिसेंटली जनवरी 2022 में, यानी कि पिछले साल की बात है, I4F प्लेटफॉर्म को थोड़ा वाइडन करने की बात करी गई थी और इस फंड में और ज्यादा पैसे डाले गए हैं, $5.5 मिलियन डाले गए हैं। अब आपको यह पता हो कि ये जो इनोवेशन फंड है, जिसमें टेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की, इनोवेशन की बात करी जा रही है, इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? भारत सरकार के द्वारा एक बॉडी है गीता, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस। ये भारत सरकार के द्वारा बॉडी है जो कि इंप्लीमेंट करते हैं इस फंड को। और इजराइल के तरफ से जो अथॉरिटी है जो कि इस फंड को, इस पर्टिकुलर I4F को इंप्लीमेंट करते हैं, वो है इजरायली इनोवेशन अथॉरिटी। फोकस सेक्टर्स, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में फोकस सेक्टर्स की बात करी गई थी, तो 5 फोकस सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर I4F निर्धारित है। वाटर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी और ICT। जहां तक एग्रीकल्चर की बात आती है तो इजराइल के पास बेहतरीन माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इजराइल भारत के साथ शेयर करना चाहता है। इनफैक्ट एज वी टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड इजराइल, यू मस्ट ऑल्सो नो दैट वी इंपोर्ट अ लॉट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इजराइल एज वेल। इजराइल हमारा बहुत एक सिग्निफिकेंट पार्टनर बन चुका है एज फार एज द डिफेंस ट्रेड इज कंसर्न।
अब गीता की बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी है, जिसको प्रमोट करा गया है सीआईआई यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और दी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यानी कि गीता ग्लोबल इनोवेशन टेक्नोलॉजी अलायंस, ये अपॉइंट, दिस इज द इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी, इंप्लीमेंटिंग बॉडी ऑफ द I4F, और इजराइल की तरफ से इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इन इजराइल। ये बात आपको पता हो। देन चौथा सवाल, बहुत बार हम INSTC की बात करते हैं। INSTC की बात क्यों हो रही है? बिकॉज पिछले साल अगस्त में ये करंट अफेयर्स में था और INSTC को ऑपरेशनलाइज भी करा गया था अगस्त में। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, बहुत बार हमने INSTC की बात करी है। तो कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं? पॉज करें, नजर मारें। INSTC टेंड्स टू कनेक्ट इंडियन ओशन टू कैस्पियन सी। INSTC agreement has been ratified by Russia and Ukraine both. It will help to counter the Belt and Road Initiative of China. Which of the above is correct? So दोस्तों यहां पे करेक्ट क्या है? करेक्ट तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। INSTC बिल्कुल कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को टू कैस्पियन सी। दो इस अग्रीमेंट को रशिया ने और यूक्रेन ने दोनों ने रैटिफाई करा है और डेफिनेटली उम्मीद है कि हम इस मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के जरिए हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर पाएंगे। तो INSTC क्या है? एक 7,200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है, यानी कि रोड, रेल, आपका सी के थ्रू, यानी कि यहां पे जो कनेक्टिविटी है थ्रू ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो थ्रू सी हो, चाहे वो थ्रू एयर हो। ये जो कॉरिडोर है कनेक्ट करेगा इंडियन ओशन को एंड द पर्शियन गल्फ टू द कैस्पियन सी, और इसको इस्टैब्लिश सितंबर 12, 2000 यानी कि आज से 23 साल पहले इसको इस्टैब्लिश करा गया था। उस वक्त किसने इस्टैब्लिश करा था? ईरान, रशिया और इंडिया ने। अगर हम आज की बात करें, इस एग्रीमेंट में 13 और देश शामिल हो चुके हैं, जिसमें से यूक्रेन भी इज वन ऑफ देम, तुर्की इज ऑल्सो वन ऑफ देम, और उसके अलावा बाकी सारे जो कंट्रीज इसमें मेंशन्ड है वो आपके सामने हैं। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है? मेन पर्पस ऑफ द कॉरिडोर क्या है कि कैसे जो कैरेज कॉस्ट है, जो ट्रांजिट कॉस्ट है ऑफ द फ्रेट ऑफ द गुड्स जो कि हम रशिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं, कैसे ट्रांजिट टाइम और ट्रांजिट कॉस्ट, बिकॉज टाइम इज मनी, टाइम सेव्ड इज मनी सेव्ड, कैसे उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो INSTC कॉरिडोर जब से ऑपरेशनलाइज हुआ है अगस्त 2022 से, तो अब जैसे अगर हमको पहले 3 महीने लगते थे, अगर पहले 3 महीने लगते थे कार्गो को, फ्रेट को रशिया से इंडिया में आने के लिए, अब वो टाइम 40% कम हो चुका है, यानी कि अब लगभग 1 महीने में वो सामान जो है वो इंडिया पहुंच सकता है। और तो और टाइम, जैसे आपको मैंने बताया कि अगर टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट भी कम लगेंगे, तो कॉस्ट में भी हम यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी देख रहे हैं कि कॉस्ट, जो कैरेज कॉस्ट है वो भी काफी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुकी है। Right. Now, significance for India, reducing the carriage cost between India and Russia by 30%. Very importantly, हमको access मिलेगा, because look, we don't have a good geography with Central Asia because we have to be dependent upon Pakistan to bypass through Central Asia. Now, this particular corridor, INSTC, will help us in a way कि हमको smooth access मिलेगा Central Asia में, and again beyond to Arctic, the Nordic and the Baltic region, because हमारी connectivity सीधा रशिया के साथ है इस ट्रांजिट कॉरिडोर के चलते। तो अब रिच मिनरल वेल्थ जो है, चाहे वो रशिया का हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया का हो, उससे हम एक्सेस कर पाएंगे, ट्रेड बढ़ा पाएंगे, और उम्मीद है ये इंडिया का ऑल्टरनेटिव बन सकता है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। तो यहां पे अगेन वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन आपके सामने है INSTC कॉरिडोर के बारे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अगेन करंट अफेयर्स में बहुत बार हमने डिस्कस करा है, सितंबर 2022 की बात है, ये टॉपिक न्यूज में था, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे। 3 स्टेटमेंट्स आपसे पूछे गई हैं, आपने बताना है कि इसमें से कौन सी करेक्ट है। तो EEF is a part of WEF. Second, it has been established in 2015. और third, under EEF, India and Russia, they have signed several agreement to invest in the Russia's Far East region. So दोस्तों इसमें ऑप्शन जो B है 2 and 3 ये करेक्ट है। EEF जो है ये रशिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, रशिया के फार ईस्ट रीजन को केटर करता है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कोई भी लेना देना नहीं है। पर्पस क्या है? पर्पस ये है, इनफैक्ट उससे पहले आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग थी, जो 7वीं मीटिंग थी, उसको वर्चुअल माध्यम से अटेंड किया था। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो रशियन फार ईस्टर्न रीजन है वहां पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का, बिकॉज वहां पे बहुत पोटेंशियल है, वहां पे रिच मिनरल वेल्थ है। इनफैक्ट 2800 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वहां पे इन्वेस्टेड है रशियन फार ईस्टर्न रीजन में। तो यही पर्पस है रशिया का कि कैसे वहां पे और कैपिटल, वहां पे और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जा सके। इसको एस्टैब्लिश 2015 में करा गया था। रशिया का मानना है कि जो ईस्टर्न रीजन है, रशिया का जो फार ईस्टर्न रीजन है, वहां पे बहुत ह्यूमंगस इकोनॉमिक पोटेंशियल है, और डेफिनेटली इंडिया भी अपना जो इन्फ्लुएंस है
रशियन फार ईस्टर्न रीजन में, उसको एक्सपैंड करने का विजन देखता है। इनफैक्ट इंडिया इज वेरी कीन कि कैसे हम अपनी कोऑपरेशन, चाहे वो फार्मास्यूटिकल है, मैरीटाइम कनेक्टिविटी है, हेल्थ केयर है, टूरिज्म है, कैसे इन सब सेक्टर्स में हम अपनी जो कोऑपरेशन है रशियन फार ईस्टर्न रीजन के साथ वो बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट 2019 में इंडिया हैड ऑफर्ड $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस रीजन। यहां पे मैप में देखते हैं रशियन फार ईस्टर्न रीजन, और साथ के साथ फार ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया की बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रशिया आता है। अगेन थोड़ा ज्योग्राफी की बात आ गई, इसमें 2 ओशंस बॉर्डर हो रहे हैं, पैसिफिक और आर्कटिक। 5 कंट्रीज यहां पे आ जाती हैं। जो फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट है दैट कवर्स मोर देन थर्ड ऑफ द कंट्रीज टेरिटरी, यानी कि मोर देन 1/3 ऑफ रशियाज टेरिटरी। और इस फार ईस्टर्न रीजन में रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं, डायमंड, बोरैक्स मटेरियल्स, गोल्ड, टंगस्टन एटसेट्रा। चलिए, और आपको और एक इंपॉर्टेंट बात पता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करें। अबाउट 1/3 ऑफ ऑल कोल रिजर्व्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग रिसोर्सेज जो रशिया के हैं वो रशिया के फार ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। नाउ बिफोर आई लीव यू, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना स्कोर आपका 10 मार्क्स में से बना है, नेगेटिव मार्किंग समेत। बाकी आपको बताना चाहता हूं हमारे PYQ मैराथन सेशन के बारे। अभी अपकमिंग जो मैराथन सेशन है संडे को वो पॉलिटी का है, आयुष सर लेंगे। अभी पीछे संडे को ज्योग्राफी का निकला है, श्रद्धा मैम ने लिया था। सब्सिक्वेंटली अब तेजी से हम हर संडे अपना PYQ मैराथन सेशन लेके आते रहेंगे। उसके बाद पॉलिटी का 12 मार्च को है, उसके बाद इकोनॉमी, देन साइंस एंड टेक, और अंत में हमारा रहेगा IR। बाकी दोस्तों जाने से पहले और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जैसे आप जानते हैं कि अभी हमारा होली 15 कूपन कोड है जिसके चलते आपको फ्लैट 15% ऑफ हमारे सभी कोर्सेज पे मिलेगा। तो यदि आप इंडिविजुअल प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे को पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स नहीं लेना जो कि 7,999 का है, लेकिन मुझे इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लेना है, या हो सकता है कि आपको लगता है कि मैं क्विकली विद इन 20-25 आवर्स अपने IR के कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहता हूं, या अपने ज्योग्राफी के कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहता हूं, या हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, व्हाटएवर, कोई भी सब्जेक्ट आपका जो आप चाहते हैं, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ले सकते हैं। खास बात क्या है? खास बात यह है कि सब्जेक्ट वाइज सब सारे के सारे टॉपिक्स पिछले 1 साल के, चाहे वो स्टैटिक नॉलेज की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर 40 आवर्स। तो चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो एनवायरमेंट है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो हिस्ट्री है, व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज। अगर IR की बात करूं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर 20 आवर्स। तो यू कैन चूज योर इंडिविजुअल क्रैश कोर्स, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स एज वेल। और इन्फॉर्मेशन के लिए आपने क्या करना है, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। ये हमारा टोल फ्री नंबर है, आपकी पूरी असिस्टेंस यहां पे करी जाएगी। बाकी मैं आपसे इजाजत लूंगा, मिलूंगा आपको बहुत जल्द, और आप सबको फिर से वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी होली। जय हिंद।